नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। ये शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। विशेष आर्थिक जोन संशोधन विधेयक 2019 राज्यसभा से पारित। ट्रस्टों को विशेष आर्थिक क्षेत्र में यूनिट्स लगाने की अनुमति देने का प्रावधान। लोकसभा में बुधवार को ही विधेयक को मिल चुकी है मंजूरी। जलवायु परिवर्तन से पैदा हालात पर भी राज्यसभा में हुई चर्चा। लोकसभा से होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2019 पारित। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने बिल को पारित करने का रखा प्रस्ताव। विधेयक में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद के पुनर्गठन की अवधि मौजूदा 1 साल से बढ़ाकर 2 साल करने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ द्विपक्षीय वार्ता में वैश्विक अर्थव्यवस्था, भगोड़े आर्थिक अपराधियों और जलवायु परिवर्तन पर हुई चर्चा। दोनों देश के बीच रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर बनी सहमति। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत सहयोगी देशों के प्रमुखों से भी कल होगी मुलाकात। जापान के कोबे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा, भारत और जापान के रिश्तों का दुनिया में अहम स्थान। न्यू इंडिया में और मजबूत होंगे ये रिश्ते। सामाजिक क्षेत्र, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटलीकरण पर सरकार का जोर। 5 साल में 50,000 नए स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने का है लक्ष्य। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा और गुप्तचर एजेंसियों के आला अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। अनंतनाग आतंकी हमले में शहीद SHO अरशद खान के परिजनों से मुलाकात के अलावा आतंकी घटनाओं में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार वालों को बांटे चेक। लोकसभा से कल पारित हुए विशेष आर्थिक जोन संशोधन विधेयक 2019 को आज राज्यसभा से मंजूरी मिल गई। 17वीं लोकसभा से पारित हुआ ये पहला विधेयक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में विधेयक को लेकर हुई चर्चा का जवाब दिया। विशेष आर्थिक जोन संशोधन विधेयक 2019 के तहत न्यासों को विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाई स्थापित करने की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। One cannot ignore the reality that SEZs have created a large number of jobs. SEZs have brought in large amounts of investment. SEZs have been able to create a lot of export opportunities. And the approximate figure at the end of March 2019 says that the investments in SEZs was a whooping 5 lakh crores plus. The employment in SEZs was over 20 lakh people, and the exports from the SEZs was over 7 lakh crores. So one can't deny that what Mr. Vajpayee started and what Mr. Manmohan Singh and his government rightly supported and continued, save and except for the withdrawal of the income tax benefits, has become an engine of growth, an engine of creating jobs. And I think all of us in this August House deeply are appreciative and supportive of this SEZ concept. इससे पहले विधेयक से जुड़ी चर्चा में अन्य दलों के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया और अपने-अपने विचार रखे। Sir, when we hear that China has become a factory of the world, we feel that we don't feel inferior. Rather, we feel that we can also do it and we can do it better. And I think, sir, with these kind of changes, with this kind of initiatives, we are opening our doors to make these major changes. Trust. You can't trust a trust. This word trust, like a shell company, is a very dangerous word. So when you are bringing into law and saying that a trust will be allowed to set up an SEZ, who is this trust? What are their antecedents? Are you going to check who is behind these trusts? Do these trusts, are they paper trusts?
Are there trusts set up for some form of tax evasion, or are they actually going to be investor trusts that are going to invest in the SEZ? मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ, इसका समर्थन करता हूँ, लेकिन एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि इसमें जो ट्रस्ट आएंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड ही होंगे, उनकी कंडीशंस क्या होंगी, कि वो कौन सी कंडीशंस को फुलफिल करें ट्रस्ट, तब वो आ पाएंगे और उनको SEZ के लिए लैंड अलॉट हो सकेगी। If you look at, I'm not going into the details of the job loss, but the few jobs which were generated, because the basic of the special economic zone's bottom line was to generate jobs. And if you look at the numbers, even get worse after demonetization. At least it was 2 lakh, 1 lakh before that. Those numbers have since dropped. यहाँ जो SEZ की स्थापना हुई, उसमें अगर आप गौर करेंगे तो बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सारी ज़मीनों को जो फोर्सफुली अक्वायर किया गया, उसमें एग्रीकल्चर लैंड भी काफ़ी थी। जहाँ कहीं भी SEZ की स्थापना होती है, बैरन लैंड है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, वहाँ पर ये होना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जैसे ही आप एग्रीकल्चर लैंड को फोर्सफुली अक्वायर करते हैं तो ये सर आपत्तिजनक है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज कहा कि विकसित देश ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन और प्रदूषण जनित जलवायु परिवर्तनों के जिम्मेदार हैं और विकासशील देशों पर इसकी बेजा जिम्मेदारी डालने की कोशिश की जाती है। राज्यसभा में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में जावड़ेकर ने कहा कि भारत नई तकनीकों के सहारे प्रदूषण और ग्रीन हाउस रोकने की जिम्मेदारी निभा रहा है और सरकार ने ये दिखाया है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक साथ हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने हर मंच पर पर्यावरण के मामले पर विकासशील देशों का संरक्षण किया है और 2015 के पेरिस समझौते में बता दिया कि विकसित देशों की गलत नीतियां जलवायु परिवर्तन के खतरों के लिए जिम्मेदार हैं। एनर्जी एफिशिएंसी हर उद्योग की हम चेक कर रहे हैं कि हर उद्योग में एनर्जी एफिशिएंसी कैसे आएगी। इससे ज्यादा इंतजार नहीं होगा। अब वेस्ट मैनेजमेंट रूल का कड़ाई से अमल होगा कि वाहनों से जो प्रदूषण निकलता है, तो 2024 में जो BS6 भारत स्टैंडर्ड 6 का फ्यूल मिलने वाला था, दिल्ली में आज मिलने लगा और 2020 से अगले साल से पूरे देश भर में मिलेगा। हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। और इससे पहले जलवायु परिवर्तन से पर्यावरण पर पड़ने वाले असर के मुद्दे पर विभिन्न दलों के सांसदों ने अपनी चिंता जताई। समाजवादी पार्टी के सांसद रेवती रमण सिंह ने ध्यानाकर्षण मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने हिमालय के पिघलते ग्लेशियरों से लेकर अंधाधुंध वनों की कटान का मुद्दा उठाया। 4 धाम यात्रा में 4 लेन की सड़क बनाने में हजारों पेड़ काट दिए गए हिमालय में, और वो पेड़ काट दिए गए जो अब वहाँ पर उगाए नहीं जा पाएंगे। तो मानो ऐसी भयावह स्थिति हो रही। उसी का कारण आप देखें कि अभी मानसून आता पता नहीं है। That the implementation of all these programs, the missions, had to happen through civil society, local government and public-private partnership. So we don't see that civil society is involved at all. I think if we have to address the issue of climate change, action has to happen at the grassroots. That's the local government. लोकसभा से आज होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2019 पारित हो गया। इस विधेयक में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद के पुनर्गठन की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि संचालक मंडल का कार्यकाल 17 मई 2019 से 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सके। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने इस विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सभी राज्यों में परिषदों के गठन का काम पूरा नहीं हो पाया है। कुछ राज्यों ने अपेक्षित सहयोग नहीं किया, जबकि आम चुनाव के कारण भी कुछ राज्यों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब राज्यों से इस बारे में समर्थन लिया जाएगा। आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने 21 जून को लोकसभा में यह विधेयक पेश किया था। मैं आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए, क्योंकि माननीय अजय रंजन ने जो कुछ विषय बोले थे कि क्यों ये बार बार ये अमेंडमेंट क्यों और किस लिए वो काउंसिल आपने डिसॉल्व किया था, इसके बारे में मैंने कहा है। बाकी सभी अपने अपने
कॉन्स्टिट्यूंसी के जो कुछ प्रॉब्लम है उसने आपने बताए, उसके ऊपर हम विचार करेंगे। और मैं सभी सदस्यों को फिर एक बार तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इन्हें बिल का पूरे आप लोगों ने सपोर्ट किया। और मैं सबसे फिर एक बार मांग करता हूँ कि जैसा मैं कहता हूँ कि जैसा आपने कहा कि पंजाब में होम्योपैथी के बारे में और कुछ सुविधा होनी चाहिए, हमने आयुष्मान भारत के तरह जो सेंटर होंगे, वेलनेस सेंटर होंगे, उसी में वहाँ हम सभी राज्यों में इसको हम दे देंगे। और आयुष मिशन के अंतर्गत हमने हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देने का वायदा किया है। कम से कम 150 के ज्यादा हॉस्पिटल का प्रपोजल हमने पास किया हुआ है। और अब प्रधानमंत्री के जापान दौरे से जुड़ी खबरें। G20 सम्मेलन में शिरकत करने ओसाका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी हितों के कई मुद्दों पर बातचीत की। जापान के प्रधानमंत्री ने भगोड़े आर्थिक अपराधियों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के पहल के बारे में G20 बैठकों में हुई चर्चा की बात की। दोनों नेताओं ने वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार, डेटा प्रवाह और जलवायु परिवर्तन पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान में उनके स्वागत और G20 सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे कल जापान, भारत और अमेरिका त्रिपक्षीय बैठक में मिलेंगे। It was a very warm meeting. The two prime ministers are old friends and they had a very constructive and very detailed discussion on the bilateral relationship. Prime Minister Abe initially began with the expectations from the G20 meeting. He spoke about the importance of focusing on the global economy. He referred specifically to Prime Minister's initiative at earlier G20 meetings on the issue of fugitive economic offenders, and he said that the G20 should deal with this problem as part of its anti-corruption measures. The Prime Minister of Japan also referred to the need to find appropriate situations for global trade and data flows, and he felt that the G20 should come up with a very constructive message on the issue of climate change. Both of them then agreed that prior to his visit to India later in the year, a number of important meetings would take place, but the most important would be the first 2+2 ministerial meeting. This is a new format which was agreed to when Prime Minister visited Japan last year, in which the foreign affairs and defense ministers of the two countries will meet together. जापान के कोबे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत और जापान की कई बातें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। उन्होंने कहा कि भारत और जापान के रिश्तों का दुनिया में अहम स्थान है। न्यू इंडिया में ये रिश्ते और मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि स्पेस में भारत का दबदबा बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ता ही रहेगा। सेवा परमो धर्मः, यानी निस्वार्थ सेवा को भारतीय दर्शन में सबसे बड़ा धर्म माना गया है। वहीं जापान के समाज ने इसको जी करके दिखाया है। साथियों, स्वामी विवेकानंद, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जस्टिस राधा विनोद पाल सहित अनेक भारतीयों ने जापान के साथ हमारे रिश्तों को मजबूत किया है। जापान में भी भारत और भारतीयों के लिए प्यार और सम्मान का भाव रहा है। इसी का परिणाम था कि दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से ही भारत जापान के बीच के रिश्ते और मजबूत होने लगे। लगभग 2 दशक पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और प्रधानमंत्री योशिहिरो मोरी जी ने मिलकर हमारे रिश्तों को ग्लोबल पार्टनरशिप का रूप दिया था। भारत में डिजिटल लिटरेसी आज बहुत तेजी से बढ़ रही है।
डिजिटल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड स्तर पर है। इनोवेशन और इंक्यूबेशन के लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, एक नया माहौल अनुभव आ रहा है। इसी के बल पर आने वाले 5 वर्षों में 50,000 स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम भारत को बनाने का लक्ष्य हमने रखा है। साथियों, अक्सर ये कहा जाता है कि स्काई इज द लिमिट। किसी जमाने में ठीक था, लेकिन भारत इस लिमिट से आगे जाकर स्पेस को गंभीरता से एक्सप्लोर कर रहा है। भारत की 130 करोड़ जनता के जीवन को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए सस्ती और प्रभावी स्पेस टेक्नोलॉजी हासिल करना हमारा लक्ष्य है। मुझे खुशी है कि हम सफलता के साथ आगे बढ़ पा रहे हैं। और हमारे विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। अखिलेश, प्रधानमंत्री G20 समिट के लिए जापान में हैं। आज उनकी शिंजो आबे के साथ मुलाकात हुई और कल एक अहम मुलाकात जो कि त्रिपक्षीय मुलाकात है अमेरिका, जापान और भारत की। किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हो सकती है और G20 सम्मेलन में भारत अपनी तरफ से किन मुद्दों को उठाएगा? देखिए, निश्चित तौर पे कल जो 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बैठकें हैं, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे और दूसरा रसिया, इंडिया, चाइना की भी अलग से मीटिंग है। उसके अलावा एक मीटिंग है जापान, अमेरिका, इंडिया की और फिर चौथी मीटिंग है ब्रिक्स की। तो आप देख रहे हैं कि 2 अलग अलग तरह के धड़े हैं। एक धड़ा अगर आप कहें कि RIC और ब्रिक्स का है, तो दूसरा धड़ा एक डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच का और जिसके बाद जापान, अमेरिका और इंडिया का। तो ये कई बार देखने में लगता है कि ये कंट्राडिक्टरी 2 ग्रुप हैं और 2 कंट्राडिक्टरी ग्रुपों के बीच में प्रधानमंत्री संतुलन बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो भारत की विदेश नीति की एक खासियत रही है पिछले 5-6 सालों से, वो खासियत ये रही है कि दुनिया के जितने समूह हैं उन सभी समूहों के साथ इंगेजमेंट करने की नीति पर भारत चलती रही है। और उस इंगेजमेंट के दौरान एक बात, यह जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखी जा रही है वो ये है कि भारत के हित कहां से हमारे सधते हैं और भारत के हित के अलावा जो एक बहुध्रुवीय बनाने का जो सपना है कि एक मोनोपोली न किसी एक देश का क्रिएट हो, तो उस मोनोपोली को तोड़ना और उसके अलावा एक दुनिया में शांति और सहयोग की स्थिति बनाना। तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की विदेश नीति इस रास्ते पे चल रही है और यह निश्चित तौर पे कल की जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण है, खास करके वैसे समय में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस बात के लिए दबाव बना रहे हैं टैरिफ कम करने का। आज भी उन्होंने ट्वीट किया है, लेकिन भारत की जो बात है वो भारत लगातार उनसे कहेगा, उनको समझाने का भी प्रयास किया जाएगा कि टैरिफ मामला नहीं है। मामला यह है कि दोनों देशों के बीच जो कन्वर्जेंस के मामले हैं, जो एकजुटता के मामले हैं, उन एकजुटता के मामले को कैसे मजबूत किया जाए, यह काफी अहम है। क्योंकि दुनिया के में एक जो आतंकवाद का खतरा सबसे ज्यादा मंडरा रहा है, उस आतंकवाद के खतरे को खत्म करने के लिए भारत और अमेरिका के बीच की दोस्ती और भारत अमेरिका के बीच का सहयोग बहुत जरूरी है। उसके अलावा जो शुक्रिया अखिलेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बजट की खबरों का रुख करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ऐसे समय में बजट पेश करेंगी जब आर्थिक विकास की दर अपने 5 सालों के न्यूनतम स्तर पर यानी कि 6.8% पर है। ऐसे में आशा की जा रही है कि बजट में बैंकिंग सेक्टर में सुधार और उनके एकीकरण की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना साकार किया जा सके। 5 जुलाई को पेश किए जाने वाले बजट से उम्मीद की जा रही है कि कुछ ऐसे रचनात्मक कदम उठाए जाएंगे जिससे डूबे हुए कर्जों यानी NPA की समस्या से जूझ रहा भारतीय बैंकिंग सेक्टर राहत की सांस ले सके। हालांकि सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं और उनके नतीजे भी देखने को मिले हैं। उदाहरण के लिए जहां मार्च 2018 में बैंकों का NPA रेशियो 11.5% हुआ करता था, मार्च 2019 में घटकर 9.3 रह गया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में सुधार किए जाने से भी बैंकों को लाखों करोड़ों रुपए की फंसी राशि वापस मिली है।
The finance minister need to provide capital for the banking industries, public sector banks, because some of the major private sector bank or public sector bank have shown losses. So the infusion of the capital will be required. So there is a liquidity crisis in the bank, and there is a liquidity crisis with the NBFCs. So she has to ensure that enough liquidity is created, and the challenge of NPA is addressed. आने वाले बजट से उम्मीद की जा रही है कि बैंकिंग सेक्टर में कंसोलिडेशन के लिए जरूरी दिशा निर्देश मिलेंगे। ये प्रक्रिया 2017 में ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोगी बैंक और भारतीय महिला बैंक के विलय के साथ शुरू हो चुकी है। इस प्रक्रिया के चलते ही विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय होगा, जिसके साथ भारत के तीसरे सबसे बड़े बैंक का उदय होगा। Last year, the government has started the process of consolidation of the bank, and in that process, they have merged two banks, Vijaya Bank and Dena Bank, with the Bank of Baroda. So I believe in order to improve efficiency and in order to monitor the NPA, so the finance minister should continue with that objective in this budget also, making sure that the merger process and the larger banks are established so that the issue of management of NPAs get addressed. लिक्विडिटी यानी कि तरलता की समस्या से जूझ रहे बैंकिंग क्षेत्र को 6 जून को भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़ी राहत दी है और रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कमी की। केंद्रीय बैंक ने ये भी संकेत दिए हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो ब्याज दरों में और कटौती की जा सकती है। रिजर्व बैंक ने निजी निवेश बढ़ाने पर जोर देते हुए बैंकों को सलाह दी है कि ब्याज दरों में कटौती का फायदा जल्द से जल्द ग्राहकों तक पहुंचे। अब अगर बजट में भी बैंकों की मांग के अनुरूप नीतियों का ऐलान होता है तो ये अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए शुभ संकेत होंगे। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का दूसरा दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुरक्षा और गुप्तचर एजेंसियों के आला अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने राज्य के सुरक्षा हालात की समीक्षा की। अमित शाह आज शहीद इंस्पेक्टर अरशद खान के श्रीनगर स्थित आवास पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने शहीद अरशद खान के परिवार वालों से मुलाकात की। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में घायल SHO अरशद खान का दिल्ली के एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया था। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने हाल के महीनों में आतंकवादियों द्वारा मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिजनों को चेक प्रदान किया। इसके अलावा राज्य में निर्वाचित सरपंचों और पंचों के प्रतिनिधि मंडल ने श्रीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पहले दिन श्रीनगर में राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अगुवाई में बुलाई गई उच्च अधिकारियों की बैठक में प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। अमित शाह ने राज्य सरकार से सुनिश्चित करने को कहा है कि जम्मू कश्मीर में गरीब से गरीब व्यक्ति को सभी क्षेत्रों में सुशासन का लाभ मिले। The entire focus of the Home Minister's visit has been on 3 issues. First is to ensure that the poorest of poor get the benefit of all welfare schemes run by Government of India. There are over 350 of them which are focused on individuals. The second was the arrangements for the Amarnath Yatra, and to ensure that security arrangements are beefed up so that the Yatra is conducted successfully, and if necessary there will be further tightening in the arrangements. The third area of focus has been the hard work put in by the J&K police and other security forces in improving the security scenario in the state, and he also praised the contribution of the policemen of J&K police who laid down their lives for a larger cause. उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आज अपने आवास पर कई नए केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से उनके आवास पर मुलाकात की। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री और सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। इसके साथ ही केंद्रीय महिला और बाल कल्याण राज्य मंत्री देबाश्री चौधरी ने भी उपराष्ट्रपति से आज मुलाकात की।
गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश उत्सव वर्ष की याद में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज दिल्ली में स्मारक सिक्का जारी किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने गुरु नानक देव को भारत के सबसे महान आध्यात्मिक गुरुओं में से एक बताया और भारतीय समाज में उनके योगदान को याद किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल भी मौजूद रहीं। Broken structures of rituals and superstitions and kindled it with the hearts and soul of common people. He truly democratized the religion by making the common man the sovereign of his own enlightened spiritual realm. मित्रों, इस देश में share and care is the core of Indian philosophy. Share and care. गुरु नानक देव जी ने भी वही कहा, share, care, बाकी लोगों का भी। ये हमारा संस्कृति का एक भाग है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।